पहला क्वेश्चन है इसमें, ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ये पहला क्वेश्चन है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने की थी। दादा भाई नेरोजी एक ऐसे थे जिन्होंने सिद्धांत दिया था कि जो भारत की हुगली नदी है, यहाँ से पूरा ड्रेन ऑफ वेल्थ बंगाल की टेम्स नदी तक पूरा जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ जा रहा है। इन्होंने ही द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक बुक पब्लिश की। ये ऐसे एक व्यक्ति थे कि उन्होंने उस जमाने में जो इंग्लैंड की संसद थी उसमें सांसद रहते हुए भारत का प्रतिनिधित्व किया था और कई सारे विषयों को जो अंग्रेजों की संसद थी, वहां की जो पार्लियामेंट थी, इंग्लिश पार्लियामेंट, उसको भारतीय मुद्दों से अवगत कराया और इन्होंने ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। तो इसका आंसर दूसरा है, दादा भाई नेरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ ब्रिटिश राजनीतिक संगठन दिए हैं, इनमें से किसकी स्थापना किसने की? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी राधाकांत देव ने। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने। और बम्बई एसोसिएशन की स्थापना जो की थी, बम्बई में एक्टिव जो थे दादा भाई नेरोजी ने की थी। और इंडियन लीग की जो स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष जी ने की थी, शिशिर कुमार घोष ने। और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो आनंद मोहन घोष जी ने की थी। तो इसका आंसर 2 4 1 3, 2 4 1 3 सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1916 में जो कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण। आप लोगों के लिए होमवर्क है, 1916 में क्या परिस्थितियां चल रही थी? एक ऐसा समय आ गया था जहां पे नरम दल और गरम दल दोनों के नेताओं की जो राजनीतिक एक्टिविटी है वो शांत सी होती जा रही थी। वही समय है जब गांधी जी का उदय हुआ था। गांधी जी आए थे और उन्होंने एक नई क्रांति ला दी थी स्वतंत्रता आंदोलन में। तो ये इससे संबंधित ये आप एक्टिविटी हमको लिख के भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना से कौन कौन से जो राज्य हैं वो लाभान्वित हैं? तो बाण सागर जो परियोजना है उससे एक तो यूपी लाभान्वित है, प्लस एक एमपी लाभान्वित है, प्लस एक बिहार लाभान्वित है। अब एक बिहार, एक एमपी एंड एक यूपी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना जो है किस नदी पर बनी है, उस नदी का नाम आप बताइए। और इससे अधिक कोई इस पर जल विद्युत परियोजना है तो उसका भी आप नाम बताइए। ठीक है, जल विद्युत परियोजना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें पूछे हैं कौन कौन से दर्रे किस राज्य में स्थित हैं। तो जो देवसा दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। खारदुंगला जो दर्रा है, खारदुंगला दर्रा जो है कहाँ पे स्थित है? खारदुंगला जो दर्रा है वो कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। और मयाली दर्रा जो है उत्तराखंड में है और सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है।
तो अब इसमें आप लोगों के लिए होमवर्क है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, आपको नाम बताना है, या आप नाम लिख लीजिए, फिर आप बताएं कौन कौन से दर्रे और हैं, उनके भी नाम लिख लीजिए। आप ये होमवर्क में हमको बताएंगे। नाथुला दर्रा कहां पर है? कराकोरम दर्रा कहां पर है? जोजिला कहां पर है? पीर पंजाल कहां पर है? बनिहाल दर्रा कहां पर है? तुजू दर्रा कहां पर है? और एक क्या आप बताएंगे, थाल घाट किन किन को जोड़ता है, और पाल घाट किन किन को जोड़ता है? ये कल की क्लास में सारी चीजें आपको मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लर्न करा दूंगा। ठीक है, तो देवशा दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। खारदुंगला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में। मयाली दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। और सेला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। विवर्तनिक झीलों का निर्माण भूपृष्ठ के अवतलित होने से होता है। देखिए, विवर्तनिक झीलें जो है भूपृष्ठ के, जो कोई भी, जैसे ये जमीन है और कोई भाग नीचे धंस गया तो यहाँ पे ये झील बन जाएगी, पानी भर जाएगा, झील बन जाएगी। तो भार से विवर्तनिक झीलों का निर्माण होता है। एक बात तो सही है, विवर्तनिक झीलों का निर्माण भूपृष्ठ के जो नीचे धंसने से हो जाता है। भारत में विवर्तनिक झील का जो उदाहरण है महाराष्ट्र में लोनार झील है, ये गलत है। लोनार झील का जो उद्गम है वो कहां से हुआ था? लोनार झील का उद्गम ज्वालामुखी उद्गार से हुआ था। ज्वालामुखी उद्गार से हुआ था। और ये जो लोनार झील है और जो इसका उदाहरण है, जो विवर्तनिक झील का जो उदाहरण है, वो जम्मू कश्मीर की कौन सी झील है? डल झील है। जम्मू कश्मीर की कौन सी झील है? डल झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको ये बताना है कि कौन सा खनिज किस राज्य में ज्यादातर पाया जाता है, उससे सुमूलित करना है, उससे मिलाना है हमको। ये चांदी जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में। तांबा सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भी किस जिले में पाया जाता है तांबा? बालाघाट। और बॉक्साइट किस जिले में पाया जाता है? उड़ीसा। और चूना पत्थर आंध्र प्रदेश। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप एमपी और उड़ीसा और राजस्थान का मिला हुआ मैप बनाएंगे, और इसमें कौन कौन से जगह पे चांदी, तांबा, बॉक्साइट और चूना पत्थर पाया जा रहा है, नीचे एपी का भी बनाएंगे मैप। तो कौन सी जगह क्या चीज पाई जा रही है वो, और उससे संबंधित इंडस्ट्री जो, जैसे कि नालको, बालको, हिंडालको, ये कहां पे है? तांबा से संबंधित उपक्रम कौन सा है सरकार का जो बालाघाट में स्थित है? समझ रहे हैं? चांदी और बॉक्साइट ये किस इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, ये आप मुझे कल कॉपी में लिख के भेजेंगे। ये चीज आपको समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? इन जितने ज्यादा मैप से याद करेंगे, जितनी ज्यादा मैप की सहायता लेंगे, उतनी जल्दी चीजें क्लियर होंगी और समझ में भी आएंगी। और
वैसे लर्न करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, बार बार चीजें भूलेंगे। मैप से याद करना ज्यादा सरल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध जलप्रपात कहाँ पे पाया जाता है? बुद्ध जलप्रपात झारखंड में स्थित है। और थलैयार जलप्रपात नाम से ही हो रहा है, थलई थलई, कहाँ है? होगा तमिलनाडु में होगा। बाराकाना जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटका में। बाराकाना जलप्रपात। और बझाचल जलप्रपात कहाँ है? केरल में। तो ये आप याद रखें। अब आप बताएंगे नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात बने हैं? जबलपुर वाले का क्या नाम है? भेड़ाघाट। और कौन कौन से जलप्रपात इस पे बने हैं ये आप हमको बताएंगे। ठीक है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र की दामोदर घाटी में झारखंड बंगाल की पट्टी में स्थित है। बताइए सही है गलत है? ये बात तो सही है कि जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो दामोदर घाटी की बंगाल, इसीलिए आप देखना ज्यादातर जो है ये वेस्ट कोयला क्षेत्र जो है, जो कोल इंडिया लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड जो पूरे देश में कोयला का उत्पादन करती है, कोयला खोद के निकालती है, उसका जो हेड क्वार्टर है वो बंगाल के कोलकाता में है, कलकत्ता में है। अब ये तो हो गया दामोदर घाटी में। टरसरी कोयला झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में मुख्य रूप से पाया जाता है। ये बात तो गलत है। टरसरी कोयला कहाँ पाया जाता है? असम में, मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में। और कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अब आप बताएंगे कि टरसरी कोयला क्या होता है, ये आप हमको बताएंगे। और एमपी में जो गोंडवाना क्षेत्र है, जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, विंध्याचल वाला क्षेत्र है, जहां पे एनटीपीसी सिंगरौली है, और जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है और ये सिंगरौली, इनकी बाउंड्री मिलती हुई सोनभद्र में यूपी गवर्नमेंट का अनपरा है। मोस्टली जो ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को बोलते हैं, तो यहाँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ कोयला बहुत ज्यादा है, तो जितने ज्यादा थर्मल पावर प्लांट हैं वो इसी सिंगरौली क्षेत्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वसंत ऋतु कब आती है? वसंत ऋतु मार्च से अप्रैल के माह में आती है, मार्च से अप्रैल। वर्षा ऋतु कब होती है? जुलाई का जब महीना आ जाता है, जुलाई अगस्त में वर्षा। शरद ऋतु कब होती है? सितंबर अक्टूबर, वर्षा के बाद थोड़ी थोड़ी ठंडी, सितंबर एंड अक्टूबर। और हेमंत ऋतु कब होती है? नवंबर दिसंबर। ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ओखला पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? कहाँ है बताएं? यह है नोएडा में, यूपी में आता है, नोएडा में स्थित है। ठीक है। ओखला जो पक्षी विहार, ओखला के जाए दिल्ली में तो ओखला नाम की जगह पड़ती है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? एक तो ललितपुर में है। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। और पटना पक्षी विहार कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ये तीनों जो है वहीं पर स्थित है, यूपी में। अब कौन सी खेत मिट्टी के लिए कौन सा क्षेत्र ज्यादा अच्छा रहता है वो बताना है आपको। लाल मृदा के लिए क्या मूंगफली अच्छी होती है? मूंगफली। काली मृदा तो ये सब जानते हैं, कपास, जो नर्मदा मैया वाला क्षेत्र है, निमाड़ वाला क्षेत्र है, कपास के लिए प्रसिद्ध है।
और लेटराइट मृदा का कौन सा है? लेटराइट मृदा में क्या कॉफी ज्यादा अच्छी होती है, जो असम वाला का क्षेत्र है वो कॉफी ज्यादा हो। और जलोढ़ मृदा में क्या होती है? जलोढ़ मृदा में क्या होता है? गन्ना अच्छा होता है। अब आप इसमें हमको एक बात बताएंगे, ये पूरा मैप ऐसे ऐसे बनाएंगे ना, और इसमें आप बताएंगे ये वाला जो क्षेत्र कौन सी मिट्टी का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कौन सी मिट्टी का है, और ये वाला क्षेत्र जो है कौन सी मिट्टी का है। इसमें आप हमको मैप का क्लासिफिकेशन बना के भेजिएगा कि भारत में जो मिट्टी का वर्गीकरण है वो किस उसमें ज्यादा है। ये झील के बारे में पूछा है, कौन सी? नागिन झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। फतेह सागर झील कहाँ है? राजस्थान में। फतेह सागर झील कहाँ है? राजस्थान में। देवताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। और लोनार झील कहाँ पर है? लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र किस में लिखा है? 3 नंबर पे। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 सी आंसर होगा इसका। ठीक है। अब राष्ट्रीय आय जो है, नेशनल इनकम की गणना किससे की थी है? किस विधि से करते हैं? पहले तो एक बात बताओ कि नेशनल इनकम होता क्या है? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम वो है किसी भी देश के अंदर, राष्ट्रीय उसकी सीमा के अंदर कुल उत्पादित सेवा और वस्तु, कुल वस्तु और सेवा जो उत्पादित हुई है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसकी बाउंड्री के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी, राष्ट्रीय आय। तो इसमें तीनों विधि का उपयोग करते हैं, उत्पाद विधि का, व्यय विधि का और आय विधि का। अब इसमें आप लोगों को मैंने क्लास में क्या पढ़ाया था कि जैसे जो सीमा के अंदर है, तो अब सीमा के अंदर है इसका भी क्लासिफिकेशन, जैसे जो बाहर से पैसा भेज रहे हैं, जो विदेश में हमारे भारतीय लोग हैं, क्या उनकी आय हम जो है इसमें गणना नहीं करेंगे जीडीपी में? है तो उनके लिए क्या होता है? जीएनपी। और जो एम्बेसडर हैं यहाँ पे, जो राजदूत हैं, जो विदेशी लोग रह रहे हैं, जो विदेशी इंडस्ट्रियां चल रही हैं, वो यहाँ से पैसा कमा के बाहर भेज रहे हैं। जैसे कि अमेजन, अमेजन यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फ्लिपकार्ट क्या है? हिंदुस्तान का है। और अमेजन यूएसए की कंपनी है। भाई सर्विस तो दे रही है यहाँ, तो पैसा तो कमा रही है इंडिया से, तो इसकी जो आय है क्या वो राष्ट्रीय आय में गणना होगी? ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में बताई थी। तो आप हमको 4 पॉइंट लिख के बताइएगा, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, और एनडीपी क्या होता है। ये सारी 3 चीजें आप हमें क्लासिफिकेशन बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक किन किन पे निर्भर है? 50 कंपनियों के औसत मूल्य पर। ये तो डायरेक्ट लर्निंग क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का जो संवेदी सूचकांक है वो किस पर निर्भर है? वो 50 कंपनियों के औसत मूल्य पर निर्भर है। अब सरकार जो है, जो ये अपनी दुकानें चलाती हैं, जो मतलब जो खाद्यान्न उपलब्ध कराती है सरकार उचित मूल्य की दुकानों से, तो उस मूल्य को क्या कहते हैं? जिस कीमत पर सरकार खाद्यान्न आदि वस्तुओं उपभोक्ता को उचित मूल्य की दुकानों से कराती, उसको क्या कहते हैं? निर्गम मूल्य कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को नगद माप? ये क्वेश्चंस तो भाई जिसने पढ़ा होगा वो होगा। देखिए हम बता देते हैं इसमें M1 M2 M3 M4 क्या होता है। M1 का मतलब होता है लोगों के पास जो नगद मुद्रा है, वो लोगों के पास नगद मुद्रा है, वो नगद मुद्रा प्लस बैंकों में जमाएं कितनी हैं।
बैंक में जमा कितनी है? देखिए कुल मिला के क्या है, इसमें मुद्रा एक कितने प्रकार की है वो चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई। तो M1 जो मुद्रा है, जो लोगों के पास जमा होती है, जो बैंकिंग में जमा होती है और आरबीआई में जो जमा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? M1। और M2 क्या है? जो M2 है वो होता है M1 प्लस जो सावधि जमा है, सावधि जो हर महीने जमा है वो। फिर और जो M3 जमा है, M3 को क्या है? वृद्ध मुद्रा कहते हैं, ब्रॉड मनी। तो एक इसमें क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? डी है। बृहद मुद्रा किसको कहते हैं? M1 को कहते हैं। फिर भारत के शासन के विकेंद्रीकरण की नींव कब पड़ी? पहले तो ये बताओ भैया, विकेंद्रीकरण होता क्या है? एक बात देखिए, ऐसा है, एक तो होता है अपने जिले में सांसद, सांसद जी, ठीक है, और एक होते हैं विधायक जी, होते हैं। विधायक कितने होते हैं नॉर्मली एक जिले में? 4 या 5, जैसा जितना बड़ा जिला है, हो सकता है 2 ही विधायक हो। सांसद को 2 जिलों को मिला के, 1.5 जिलों को मिला के बनते हैं। इनको तो पड़ी नहीं है कि तुम्हारे गांव की नाली खुदी कि नहीं खुदी, तुम्हारा राशन कार्ड बना कि नहीं बना, तुमको उचित मूल्य की दुकानों से सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इनको तो पड़ी नहीं है। इनके लिए तो क्या होता है कि भैया जो कानून बनाना है वो जाके विधायक उसमें बैठ गए हैं संसद में, और ये साहब विधानसभा में बैठ गए हैं, कानून बना रहे हैं। तो जो हमारे गांव के लोग हैं, जो नगर पालिका के लोग हैं, जो हमारे नगर पंचायत के लोग हैं, उनको कौन ध्यान रखेगा? है, उसके लिए हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नींव डाली, किस चीज की? किस चीज की? विकेंद्रीकरण भावना की, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। इसीलिए इन्होंने क्या किया, देखिए आपको पता होगा, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं उसमें पहले चीज आती है ग्राम, दूसरी चीज आती है ब्लॉक या जनपद, तीसरी चीज आती है जिला पंचायत। और जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं, जो छोटा सा शहर रहता है, उसको बोलते हैं नगर पालिका। और एक ऐसा शहर जो ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, बीच का है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं नगर पंचायत। और जो बड़ा शहर बन जाता है, जैसे एमपी में कुछ नगर निगम हैं, हर जिले का नगर निगम नहीं है, उसको बोलते हैं नगर निगम। तो ये जो विकेंद्रीकरण की भावना है, ग्राम, ब्लॉक, जिला पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, इसको जो है, जो हमारा देश में कानून बना था 1861, उसके तहत इसकी नींव पड़ी थी। 1861 के कानून में क्या हुआ था, जब हम अंग्रेजों से धीरे धीरे प्लासी युद्ध के बाद गुलाम हो गए थे, सारी चीजें उन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली थी, लेकिन हमारे देश के स्वतंत्रता अधिकार सेनानियों ने 1857 में जो विद्रोह किया, तो उनको लगा कि नहीं भैया, ऐसे तो हम शासन नहीं कर पाएंगे, हमको इनको भी भारतीयों को मिलाना पड़ेगा। तो इन्होंने 1861 में कुछ भारतीय राजाओं को अपने साथ मिलाया और उनको क्या किया, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय जनप्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो जब ये शुरुआत हुई, और एक आपको याद होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इसमें क्या हुआ था, बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी, इसके बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स जब यहाँ पे बन के आए थे, तो यहाँ की बंबई की और मद्रास की कानूनी और विधायी शक्तियां छीन के बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था। तो ये शक्तियां इनको वापस दे दी गई थी। कौन से अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत। तो इसमें क्वेश्चंस पूछा है कि भारत के शासन में विकेंद्रीकरण की नींव कहां से पड़ी? सन 1861 से पड़ी। जो भारतीय परिषद अधिनियम है, भारतीय लोगों को कानून और विधायी प्रक्रिया बनाने में शामिल किया गया, उसको भारतीय परिषद अधिनियम बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की महिला सदस्यों में कौन सी महिला, देखिए जब हमारा देश का संविधान बन रहा था तो उस समय भी बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाएं थीं, और उन महिलाओं में जो है कितनी संख्या थी, 15 संख्या थी। 15 महिलाओं में कौन थी, जी दुर्गाबाई थी, अम्मू स्वामीनाथन जी थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, अरुणा आशफ अली ये नहीं थी। ये डी आंसर, ये अरुणा आशफ अली जी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, हम पॉलिटी कहीं से भी शुरुआत करें तो हमें संविधान के भाग तो याद होना चाहिए कि संविधान के कौन से भाग हैं। अब संघ राज्य क्षेत्र जो है किस भाग के अंदर आता है, भाग 8 के अंदर आता है, और इसमें लिखा है 7, तो ये सम्मिलित नहीं है, आंसर ये हो जाएगा। पंचायत भाग 9 के अंदर आता है। महान्यायवादी जो है प्रथम विधि अधिकारी भाग 5 के अंदर आता है, और नागरिकता भाग 2 के अंदर आती है। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। आप हमको सारे भाग लिखकर दिखाएंगे कि कितने भाग हैं, समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तब हमारे इसमें 8 अनुसूची थी। धीरे बढ़ के प्रथम संविधान से 9वीं 10वीं अनुसूची आई, फिर 11-12 जो विकेंद्रीकरण की भावना भी बात कर रहे थे, 11-12 अनुसूची ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, और ये शहरी क्षेत्र से संबंधित है। और जो देश के विकास के लिए जमीन लेने का जो प्रावधान किया गया था वो 9वीं अनुसूची में किया गया था। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो संविधान की जो 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न राज्यों के लिए अनुसूचित जनजाति का प्रावधान है। लेकिन जो असम, मेघालय, त्रिपुरा जो राज्य हैं उनको 6ठी अनुसूची में दिया है। तो इसमें क्या पूछा है, विभिन्न राज्य। विभिन्न राज्य किसमें आएंगे, 5वीं अनुसूची में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से मिलती है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से मिलती है। तो संविधान के अनुच्छेद कितने, 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश की, जब विधानसभा सत्र में नहीं है, विधानसभा नहीं बुलाई जा सकती, उसको कोई एक इमरजेंसी ऑर्डर पास करना है, तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य सूची और समवर्ती सूचियों के विषयों तक विस्तृत है। राज्य में जो विषय हैं आप बताएंगे कितने विषय हैं, लिख के लाएंगे कल, और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, और केंद्र सूची में कितने विषय हैं, और केंद्र सूची के कितने विषय को जो है राज्य सूची के कौन कौन से विषय को समवर्ती सूची में डाला है, ये आप हमको लिख के लाएंगे। समवर्ती सूची, अब समवर्ती सूची जो है, जो राज्यपाल है वो राज्य और समवर्ती सूची के विषयों तक अध्यादेश को जारी कर सकता है। अगर वो उसमें नहीं है तो कौन सा है, विधायी शक्ति है ये उसकी। अब कौन सा राज्य कब बना ये देखना है। नागालैंड कब बना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड कब बना था, 1963 में। और हिमाचल प्रदेश कब बना था, 1971 में। मेघालय कब बना था, 1972 में। अरुणाचल प्रदेश कब बना था, 1987 में। ये ऑर्डर आपको लिखना है। सबसे पहले बना नागालैंड, फिर बना हिमाचल प्रदेश, फिर बना मेघालय, फिर बना, आपको बहुत सारे पॉइंट्स, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर क्या होते हैं, कैसे असम का डिवाइडेशन हुआ, अभी जो राष्ट्रीय करंट में मुद्दा चल रहा था
कुकी वर्सेस महती समुदाय की जो लड़ाई चल रही है उसके पीछे क्या रीजन है ये आपको पता होना चाहिए। और मिजो और नागाओं का क्या विवाद है, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में मिजो और नागाओं का क्या विवाद है वो आपको देखना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अब संविधान के कौन से विषय संविधान के भाग 4 में बाद में नहीं जोड़ा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान के भाग 4 में बाद में नहीं जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में क्या है, कुछ संविधान जोड़े गए, कौन कौन से। 42वें जो संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बहुत सारा संविधान इन्होंने बदल दिया था। ये जो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है ये 39A के तहत थी, इसको डाला गया था। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो है पहले से था, इसको नहीं जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये 43A ये जोड़ा गया था। और शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा 39 इसको भी, या 39F इसको भी बाद में जोड़ा गया था। तो ये चीजें नीति निदेशक तत्व में बाद में जोड़ी गई। आपको पता होना चाहिए नीति निदेशक तत्वों को क्या बोलते हैं, बाउंस चेक बोलते हैं। राज्य कहता है जब हमारे पास संसाधन आएंगे हम उसके हिसाब से वितरण कर पाएंगे। जो समाजवादी गांधी जी की सोच थी, समाजवादी विचारधारा थी, इसमें कुछ समाजवादी विचारधारा के तत्व भी सम्मिलित हैं, कुछ उदार तत्व भी सम्मिलित हैं। लेकिन कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता सरकार के ऊपर कि भाई हमको तो ये अधिकार मिलने ही मिलने चाहिए। समाजवादी के बारे में कहा गया है जब ये नीति निदेशक तत्व जो है सरकार के पास जब भी संसाधन आएंगे सरकार उनको धीरे धीरे लागू करेगी। ठीक है। भारत के संविधान में धन का केंद्रीकरण न हो सके यह किसमें वर्णित है, किसमें वर्णित है, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व 39D में वर्णित है, 39C में वर्णित है, 39C में। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के 39 में यह बताया गया है कि राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि जो उत्पादन के साधन हैं ये समाजवादी विचारधारा है उसका केंद्रीकरण ना हो। ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में बताया गया है। आप सारे नीति निदेशक तत्व हमको बताएंगे इसमें से कौन से उदारवादी हैं, कौन से समाजवादी हैं, इसके बारे में आप हमको लिख कर लाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का पालन करने, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है। संविधान का पालन करने, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज का आदर करने के लिए मूल कर्तव्य को पहले स्थान पर रखा गया है। इसको कहाँ है, मूल कर्तव्य, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए 51 का के तहत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। यस। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। यस। लेकिन जो राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति है,
संसद द्वारा विधि बनाकर नियमित की जा सकती है। संसद द्वारा विधि बनाकर नियमित की जा सकती है। संसद द्वारा विधि बनाकर नियमित की जा सकती है। तो इसका आंसर सी होगा कि ये अनुच्छेद किसमें बताया गया, 53(2) में बताया गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, उसे युद्ध घोषित करने, शांति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राष्ट्रपति को सैन्य शक्ति के प्रयोग को संसद द्वारा विधि बनाकर विनियमित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभी जो नए, अभी देखिए रिसेंट न्यूज आई है, आप बताइए कौन अभी नए क्या घोषित हुए हैं, अभी 2-3 दिन पुरानी न्यूज है, ये आप बताएंगे। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। कैस्पियन सागर सीमा साझा नहीं करता है, किससे नहीं करता है? उज्बेकिस्तान से। इसके जो किनारे देश हैं उनके नाम लिख लीजिए। अजरबैजान एक तो है, दूसरा देश है कजाकिस्तान, तीसरा देश है तुर्कमेनिस्तान, चौथा है रूस, फिर है ईरान। निम्नलिखित देशों में से कौन सा कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी मेकांग है, वर्तमान में यह मर्तवान की खाड़ी में गिरती है। मेकांग नदी जो है तिब्बत पठार से निकलती है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इसका मैप बनाएंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से होकर बहती है, दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है और वियतनाम में डेल्टा बनाती है। और आप इसको बताएंगे ये यहाँ पे विवाद क्या चल रहा है, जो ट्रायल एंगल है आतंकवाद का, जो इलीगल लॉन्ड्रिंग होती है, वो ट्राइलेटरल जो एंगल बनता है ट्रायंगल, वो इन देशों से होके जाता है। तो आप इसके बारे में मुझे बताएंगे। गतिशील महाद्वीप किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को गतिशील। द्वीपीय महाद्वीप, कई छोटे छोटे द्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया को। दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। वो अंधा महाद्वीप पहले कहा अफ्रीका को। क्यों कहते थे? ये पहाड़ है बहुत ऊपर, ये नीचे से समुद्र बह रहा है, ऊपर ये इधर रह रहे हैं पत्थरों, फिर ये पहाड़। तो पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई रहता भी है। ऐसा करके अंधकार महाद्वीप, इसको अंधकार महाद्वीप इसीलिए अंधा महाद्वीप बोलते थे, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे था, पर्वत से था, इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी स्टार्टिंग में, पता नहीं था, तो वहीं से इसका नाम पड़ा अंधकार महाद्वीप। कॉकेसस राज्य कौन कौन से हैं? जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को कॉकेसस राज्य कहते हैं। अभी जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन को, काफी समय हो गया है, उसमें इन राज्यों की चर्चा भी होती है, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, यह अलास्का रेंज में स्थित है। अब आपको होमवर्क है कि आप उत्तरी अमेरिका का जो है वो फिजिकल मैप बनाएंगे।
फिजिकल मैप। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैककिनले। ये कहाँ पे है? अलास्का रेंज में है। अब ये देखें, इसमें से देखना, मंगलोर की जो संधि है लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच 1784 में हुई थी। मंगलोर की संधि कब हुई थी? 1784 में हुई थी। इसमें कब लिखा है? तो ये बी आंसर है। इसमें बी मैच नहीं कर रहा है। बाकी सारी संधियां सही समय पर, मतलब सही टाइमिंग दी है उनकी। मंगलोर की जो संधि हुई थी टीपू और लॉर्ड मैकार्टनी के बीच, इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिया था और बंदियों को मुक्त कर दिया था। ये समाचार पत्र का हैं। द लीडर जो समाचार पत्र का है वो मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित की गई थी। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित की गई। ज्ञान प्रदायिनी जो सभा है नवीन चंद्र राय द्वारा प्रकाशित। बंबई दर्पण जो है बाल शास्त्री जी द्वारा प्रकाशित की गई थी। मिला लेंगे। समाचार पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, किसने लिखे? लॉर्ड कैनिंग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय पारित हुआ था। यस। पंजाब का जो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों था। 1857 के विद्रोह कैनिंग के काल में हुआ था। असम में चाय और नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहवा की खेती को प्रोत्साहित किया गया था। 1840 में कब हुआ था? कूका विद्रोह। ये 1840 में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय में असम में चाय की खेती को किया गया था। कलकत्ता बंबई मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय में पारित किया गया था, लेकिन जो कूका विद्रोह है वो लॉर्ड कैनिंग के समय में नहीं हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कूका विद्रोह की अभी तो बात ही की थी। केका विद्रोह की शुरुआत जो है 1840 में हो गई थी, तो पहला तो गलत ही। नील आंदोलन क्या है कि आपको अपनी खेत में जबरदस्ती नील उगाना है। 3 कठिया पद्धति, मतलब 3/8 में 8 भाग है तो 3 भाग पे आपको नील की खेती करनी है। चूंकि नील क्या है, एक बहुत ऐसा केमिकल एजेंट था जो कि कपड़े को कलर देता था, और उस समय जो है अंग्रेजों के कपड़े पूरे विश्व में प्रचलित थे, और कोई ऐसा अभी केमिकल नहीं था उस समय कि कपड़ों को रंगा जा सके, तो जबरदस्ती किसानों को नील की खेती करवाई जाती थी। कूका आंदोलन की जो शुरुआत है 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। कूका आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य सिख धर्म के में क्या प्रचलित बुराइयों को दूर करना था। यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में बाद में परिवर्तित हो गया था। पावना विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय थे। सही बात है। एका आंदोलन अवध के किसानों का आंदोलन था। सही बात है। और नील आंदोलन बंगाल के नदिया जिले से प्रारंभ हुआ है। एक ही जो किसान था जो महात्मा, आप राम नाम बताएंगे, नाम मैं नहीं बताऊंगा, गांधी जी को लाए थे इसी नील आंदोलन को। जो किसानों की जो दुर्दशा थी, एक किसान थे वो गांधी जी को लाए थे। आप उनका नाम बताइएगा।
सेवा समिति जो है हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा जी बताई गई थी। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा बनाई गई थी। भारतीय सेवक संघ गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा बनाया गया था। सेवा सदन वी.एम. मालावारी के। धर्म सभा जो है बनाई गई थी राजा राधाकांत देव के द्वारा बनाई गई थी। ये संघ समाज, ये चीज आपको देखनी है। 3 4 1 2 3 1 4 2 है ना, डी आंसर। सच्चा बादशाह किसे कहा जाता है? 1581 में गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु बने। 1851 में 1581 में गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु बने। उन्हें अमृतसर में हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। इन्होंने अमृतसर में सिखों की राजधानी के रूप में परिवर्तित किया और आदि ग्रंथ का संकलन किया। इन्हें ही सच्चा बादशाह कहा जाता है, गुरु अर्जुन देव को। आयोग समिति, अमीनी समिति जो बनी थी सन 1778 में बनी थी। निकोलसन जो समिति है कब बनी थी? 1892 में बनी थी। लिथगो समिति कब बनी थी? 1928 में बनी थी। और हॉलैंड समिति कब बनी थी? हॉलैंड समिति कब बनी थी? 1916 में बनी थी। तो 2 3 1 4। फिर अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियों का अपवाह प्रतिरूप किस प्रकार से है? जब नदियां पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, तो इसको एरियल अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अरीय प्रतिरूप अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली इसी अरीय प्रतिरूप का उदाहरण है। सारी दिशाओं में बहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं? हरियाणा और दिल्ली राज्य जो है सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक का काम करते हैं। हरियाणा और दिल्ली, ये आंसर है। तिला, सेती, बेरी नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? घाघरा नदी मापचुंगू हिमनद से निकलती है। तिल, सेती और बेरी सहायक नदियां का जल ग्रहण करने के उपरांत यह शीशा पानी के गहरी महाखंड में गिर जाती है और पर्वत से बाहर निकलती है। तो किसकी सहायक नदियां हैं ये? घाघरा नदी की। आप सबके ये देखिए कोई भी नदी बह रही है ऐसे, तो आप हमको बताएंगे गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों की लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं? लेफ्ट और राइट के सहायक नदियां कौन सी हैं? ये आप हमको लिख के बताएंगे। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रहता है, इसके लिए उत्तरदायी कारकों क्या क्या है? तमिलनाडु तट पर बंगाल की खाड़ी मानसूनी किस पर्वतों के समानांतर पड़ती है? सही बात है। तमिलनाडु तट वर्षा में शुष्क रह जाता है, इसके 2 कारण उत्तरदायी। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी में मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है या दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र, मतलब पवन आ रही हैं यहाँ से और ये यहाँ पे इसकी दिशा में नहीं है, अपोज ही नहीं कर रहा है पर्वत, तो सीधे सीधे निकल जाती हैं। तो ये बात सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के वृष्टि छाया प्रदेश में है। ये पर्वत है, यहाँ नदी आई, पवने आई, यहाँ से टकराई, यहाँ पूरी बरसात हो गई। इधर इस वाले एरिया में कोई बरसात ही नहीं, तो इसी वाले एरिया में जो है तमिलनाडु पड़ता है। इसीलिए तमिलनाडु में भूकंप मतलब
बरसात कम होती है। भूकंप से संबंधित निम्नलिखित भूकंप का उद्गम केंद्र 90 डिग्री के ठीक ऊपर होता है। प्राथमिक तरंगें पी ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती, द्वितीयक तरंगें केवल द्रव माध्यम से ही होकर गुजरती हैं। जहाँ पे केवल साझा वो तो थोड़ा सा गलत ही रहता है। ये केवल एक जो वर्ड है उसको देखिएगा, जहाँ पे केवल लिखा रहेगा वो ज्यादातर गलत ही होता है। ये द्वितीयक तरंगें द्रव से भी निकल सकती हैं, ठोस से भी निकल सकती हैं। ठीक है। अब इसमें से पूछना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। बोरो जनजाति जो है अमेजन घाटी में पाई जाती है, बोरो जनजाति। पिग्मी जनजाति जायरे घाटी में, पिग्मी जनजाति जायरे घाटी में। मलाया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सेमांग, सेमांग में पाया। कालाहारी जो जनजाति है वो बद्दू अरब क्षेत्र में पाया जाते हैं। कि कालाहारी बुशमैन में पाई जाती है। इसका आंसर डी। कालाहारी कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी क्षेत्र में कौन पाए जाते हैं? बुशमैन, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? 403। राज्यसभा सीट कितनी है? 31। और विधान परिषद सीट कितनी है? 100। 3, 2, 4, 1। निम्नलिखित में से किस वेद को यज्ञों का नियम और विधि विधान का संकलन कहा जाता है? यजुर्वेद को। यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ, और इसमें यज्ञों के, यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ से संबंधित जितने भी नियम हैं, अनुष्ठान हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसके 2 भाग हैं, कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में क्या है? बाज शनेही संहिता कहते हैं, बाज शनेही संहिता। और यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है। अधर्व्यू, धर्व्यू कहा जाता है। कौन सा उद्दूत कहाँ स्थापित है उसके बारे में पूछना है हमको, मतलब बताना है। कागज उद्दूत की स्थापना जो है श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी। ये बंबई में नहीं है, श्रीरामपुर। बाकी सही है। ऊनी वस्त्र दूत कानपुर में, सूती वस्त्र फोर्ट ग्लोस्टर में, लोहा कुलकटी में, ये गलत है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, यह मानव निर्मित तत्व है। क्या है? पोलोनियम। ये तो याद करने वाला पता होना चाहिए, पोलोनियम है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चंस हो गए हैं।